और मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित होता है कि मुन्ना दिमागी मरीज है। लिहाजा ये अदालत पुलिस को खबरदार करती है कि आइंदा बिना सबूत के किसी मासूम को इस तरह गिरफ्तार न करें। दोस्तों, बस ऐसे ही लूप होल है हमारे न्याय तंत्र में। पागलपन के सबूत देने से एक भयानक दरिंदा जिसने सैकड़ों मासूम बच्चों के साथ बलात्कार किया है, उनको ब्लैकमेल किया है, वो खुलेआम घूम सकता है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, हकीकत में भारत में हो रहा है। दोस्तों, वो दौर सोशल मीडिया का ही था। शायद इसलिए इतनी बड़ी और पुरानी खबर किसी को याद नहीं, पर अब समय आ गया है असली अजमेर 92 को देखने और समझने का। मूवी अजमेर 92, जहां अजमेर दरगाह के देखभाल करता और कांग्रेस नेताओं द्वारा 250 लड़कियों के साथ बलात्कार और उनको ब्लैकमेल किया गया। जाने माने फिल्म समीक्षक तरना आदर्श ने ट्वीट करके उनकी आने वाली फिल्म अजमेर 92 का पोस्टर लॉन्च किया। अजमेर 92 14 जुलाई 2023 को रिलीज होगी। दोस्तों, फिल्म का पोस्टर और अंडर प्लॉट भारत के अब तक के सबसे बड़े बलात्कार कांडों में से एक को उजागर करता है, जिसमें पॉलिटिकल कनेक्शन वाले प्रभावशाली लोगों द्वारा सैकड़ों लड़कियों के साथ हिंसक रूप में लगातार बलात्कार करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था। अधिकांश लड़कियां बड़े घरों से थी, IAS, IPS पर्सन की बेटियां भी थी, लेकिन फिर भी दोस्तों अपराधियों को कभी अदालत में नहीं लाया गया। हमने अपने देश में रेप, गैंग रेप और शोषण के कई मामले देखे हैं, लेकिन अजमेर कांड में जिस स्केल पर सेमलेस इम्पुनिटी हुई है वह बहुत ही अनयूजुअल है और उसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, ये कोई आम बलात्कार की बात नहीं थी, ये 11 से 20 साल की स्कूल की बच्चियों के साथ बलात्कार की थी। अजमेर बलात्कार कांड जिसको याद करके आज भी दिल दहल जाता है। 1993 में इस मामले को अजमेर मोहल्ला ग्रुप नाम की एक स्वयंसेवी संस्था ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया था, लेकिन अफसोस है कि धमकियों से डरकर इस संस्था ने अपने कदम पीछे खींच लिए। फिर ये कांड एक स्थानीय न्यूज़पेपर नवज्योति में पब्लिश होने के बाद सामने आई, जिसमें कुछ नंग तस्वीरें और एक कहानी पब्लिश की गई थी, जिसमें लोकल गैंग द्वारा स्कूली छात्राओं को ब्लैकमेल किए जाने की बात कही गई थी। दोस्तों, ये ब्लैकमेल रैकेट क्या था, कैसे इसने 250 लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। यह सब शुरू हुआ फारूक चिश्ती से, जिसने अजमेर के सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्रा को पहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार करने से शुरू। उसने उस नाबालिग की आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली थी और उसका इस्तेमाल उसको ब्लैकमेल करने में करने लगा। उसने उसको दूसरी लड़कियों को अपने साथ मिलाने की धमकी दी, यानी वो उसके लिए कोई एक नई लड़की लेके आएगी, नहीं तो वो उसको बदनाम कर देगा। फोटो की रील दिखा के उसको डराता था। जिनको नहीं पता कि रील क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो कैमरे आते थे, जैसे कोडेक कैमरे, कैनन कैमरे, उनमें रील डाली जाती थी। कैमरे नेगेटिव में फोटो को क्लिक करते थे, जिनको लैब में जाकर प्रिंट करवाया जाता था। इसलिए वो रील को दिखाकर बच्चियों को डराता और ब्लैकमेल करता था। बाद में उन लड़कियों के साथ भी दुष्कर्म करके उन्हें भी ब्लैकमेल किया जाने लगा। इस तरह 1 से 2 और 2 से कब ये आंकड़ा 250 से भी ज़्यादा हो गया, जो कि महीनों दर महीने चलता रहा। पहले जो फारूक चिश्ती और उसके 2 दोस्तों ने शुरुआत की, अब एक गैंग का रूप ले चुका था। फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जबकि 2 अन्य आरोपी नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती कांग्रेस इकाई के उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव थे। फारूक चिश्ती और उसके गिरोह द्वारा वर्षों तक कई लड़कियों को फंसाया गया, उनका यौन शोषण किया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, जिसमें पॉलिटिकल रिलेशन वाले कई प्रभावशाली पुरुष भी शामिल थे। तब शायद डिजिटल कैमरा नहीं था, इसलिए फोटो की नेगेटिव को स्टूडियो में डेवलप करवाना पड़ता था। नवयुवतियों की नंगी तस्वीरों के लालच में वहां से तस्वीरें लीक होना शुरू, और जल्द ही पूरे शहर में एक बड़े स्कूल की कई लड़कियों की तस्वीरें घूमने लगी। और जब पुलिस तक मामला पहुंचा तो पीड़िताओं को धमकाने और उनका सामाजिक बहिष्कार करने की भी शुरुआत होगी, क्योंकि आरोपी खादिमों से जुड़े थे, जो अजमेर दरगाह के धार्मिक देखभाल करता यानी कि केयर टेकर थे, और उनके पास पावर और पॉलिटिकल कनेक्शन थे। इसलिए इस मामले को पुलिस ने दबा दिया। फोटो से फोटो बनने लगी, रेप और ब्लैकमेलिंग गिरोह और उसका एरिया बढ़ता जाने लगा। जैसे जैसे फोटो की सर्कुलेशन होने लगी, वहीं उनके नौकर, उनका ड्राइवर, उनका पियोन, उनका मोची और यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं को भी वे लड़कियाँ परोसी जाने लगी। और जब ये दर्द और पीड़ा लगातार बढ़ने लगी तो कई पीड़ितों ने आत्महत्या कर ली। रिपोर्टों के मुताबिक सभी लड़कियों की उम्र 11 से 20 साल के बीच थी। इसमें खास बात यह है कि ज़्यादातर लड़कियां बड़े बड़े अफसरों की बेटी थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, IAS, IPS, डॉक्टर, रसोक वाले लोग। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने शुरुआत में राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले को टाल दिया। हालांकि प्रोटेस्ट तेजी से फैलने लगे और अंततः पुलिस ने मामले के कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। वर्षों की जांच के बाद
चिश्ती सहित 8 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। फारूक चिश्ती, जो कि यूथ कांग्रेस का नेता था, वह इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक था। मुकदमा शुरू होने पर उसे एक किस्म की मानसिक बीमारी हो गई थी, और हद तो तब हो गई जब उसे इस मानसिक बीमारी के चलते अदालत द्वारा छोड़ भी दिया गया। और इसके बाद जो हुआ वह राजनीतिक प्रभाव और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की एक और गाथा थी। ऐसी अटकलें हैं कि मामला को इस हद तक दबाया जाने लगा कि कई गवाह और पीड़ित पक्षद्रोही हो गए, कई डिटेल सप्रेस हो गए, पीड़ित शहर छोड़ के चले गए, पीड़ितों ने और पीड़ितों के परिवार ने सुसाइड तक कर। सामाजिक कलंक इस हद तक चला गया था कि इस घटना के उजागर होने के वर्षों बाद भी उस एरिया में दुल्हन की तलाश करने वाले लोग पूछते थे क्या लड़की उन पीड़ितों में से तो नहीं, क्योंकि उन सभी पीड़ितों की फोटो उस एरिया में सर्कुलेट। नवज्योति के संपादक दीनबंधु चौधरी ने इस बात को स्वीकारा है कि लोकल लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर को इस कहानी के पब्लिश होने के लगभग 1 साल पहले से इस घटना का पता था, लेकिन उन्होंने लोकल पॉलिटिशियन के दबाव में आकर इसकी इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक कर दिया। और यहाँ तक कि खुद दीनबंधु चौधरी भी इस कहानी को चलाने से हिचकिचा रहे थे। उसका कारण था अपराध करने वाले खादिमों के परिवार से थे, और खादिम अजमेर दरगाह के पारंपरिक कार्यवाहकों के परिवार से। वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पहले अनुयायियों के प्रत्यक्ष वंशज होने का दावा करते हैं और स्थानीय समुदायों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। इसलिए पुलिस ने मामले को रोक दिया था, क्योंकि स्थानीय नेताओं ने चेतावनी दी थी कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई से बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा। तस्वीरों से पुलिस ने 30 से ज़्यादा पीड़िताओं की पहचान कर ली थी, लेकिन लगातार आ रही राजनीतिक रसूख वालों की धमकियों के आगे, जहां मुकदमा की शुरुआत करने वाली स्वयंसेवी संगठन अजमेर महिला समूह ने भी अपने कदम पीछे खींच चुकी थी, तो आम आदमी कहां तक टिकता। 12 मुकदमा करवाने वाली लड़कियों में से 10 लड़कियों ने मुकदमे वापस ले लिए, सिर्फ 2 ने ही मुकदमा जारी रखा। मामला के 18 आरोपियों में से 6 को पुलिस ने कभी गिरफ्तार ही नहीं कर पाई। फारूक चिश्ती पागलपन के बहाने छूट गया, और कई ऐसे लोग हैं जो बेल पर आने के बाद फिर पुलिस के हाथ ही नहीं आए। गायब, लापता, फरार बलात्कारियों में से एक 2012 में पुलिस की हत्या चढ़ा। 25,000 का इनामी बदमाश सलीम नफीस चिश्ती अजमेर के ही खालिद मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया, और सलीम नफीस चिश्ती को 2012 में ही बेल भी मिल गई। उसके बाद से वह फिर से लापता हो गया। दोस्तों, 1998 में जिला अदालत ने उन सभी अपराधियों को उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन 2004 आते आते सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इतने बलात्कारों के लिए 10 साल की सजा ही काफ़ी है। अब सोचिए कि जिस देश में 100 से ऊपर बलात्कारों की सजा सिर्फ 10 साल मिलती हो, उस देश में बलात्कार के मामले बढ़ेंगे या नहीं? क्या ये देश की विडंबना नहीं है कि राजनीति के शिखर पर बैठकर कुछ लोग इतना गिर जाते हैं कि गलत और सही का फर्क करना ही भूल जाते हैं? अजमेर बलात्कार कांड इसका जीता जागता सबूत है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अजमेर बलात्कार कांड के अपराधियों में से अब कोई भी जेल में नहीं है। दोस्तों, सच्ची घटनाओं पर बेस अजमेर 92 14 जुलाई को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है, और इस बीच जमीयत उलेमा-ए हिंद ने फिल्म अजमेर 92 पर बैन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये फिल्म दरगाह अजमेर शरीफ को बदनाम करने के इरादे से बनाई गई है। फिल्म निर्माता सुशील सचदेवा ने कहा है कि ये फिल्म हमने इसलिए बनाई है ताकि पूरे देश को पता चले कि कॉलेज की युवा लड़कियों को क्या करना है। ये सब हमने जनता को दिखाने की कोशिश की है, और जो कि सच्ची घटनाओं के आधार पर है। अजमेर 92 उन 250 लड़कियों की गंभीर दुर्दशा की कहानी है जो अजमेर दरगाह की देखभाल करने वालों द्वारा वर्षों तक फंसी रही। उनके द्वारा उनका यौन शोषण किया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, जिसमें वहाँ के कई प्रभावशाली पुरुष और 1992 के राजस्थान के कांग्रेस नेता शामिल थे। अजमेर दरगाह कमेटी अभी भी 250 लड़कियों के बलात्कार को कोई आपराधिक घटना ही नहीं मानता। वे अभी भी इसे भरोसा कलर लैब का ही केस मानते हैं, जहाँ से बच्चों की फोटो सर्कुलेट होने लगी थी। और यहीं तक ही नहीं, उन्होंने फिल्म निर्माताओं को शांतिपूर्ण विरोध की धमकी भी दी गई स्टार के साथ। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी अभी हमारे फिल्म निर्माता वास्तविक मुद्दों पर फिल्म बनाने लगे हैं। द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी एक तरीके की बंदिशों को तोड़कर निडरता के साथ असली भाईचारा दिखाने लगे हैं। लेकिन अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये भी अपने सेफ जोन में चले जाएंगे, फिर वहाँ से बुलबुल पांडे या फिर टाइगर को जिंदा ही करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 14 जुलाई तक ये वीडियो हर एक मोबाइल में हो, ताकि असली सच देख सकें मोइनुद्दीन चिश्ती का, असली सच देख सकें अजमेर 92 का। आपसे अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।